मैं डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल से। हम आज पढ़ेंगे कक्षा 11 इतिहास का विषय 9 औद्योगिक क्रांति। ये देखिए बच्चों, ये विश्व का नक्शा है। इसमें आप अलग अलग महाद्वीप देख सकते हैं। ये जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, ये सर्वप्रथम यूरोप में ब्रिटेन देश में शुरू हुई थी। तो ये आप देखें, ये हरे रंग से यूरोप है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं जो लाल रंग से ग्रेट ब्रिटेन आपको दिख रहा है। यूरोप में ये ग्रेट ब्रिटेन स्थित। तो एक प्रश्न ये है कि इसको ग्रेट ब्रिटेन क्यों कहा जाता है, ब्रिटेन क्यों कहा जाता है? ज्यादातर हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं, बट ब्रिटेन जो है उसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों जगहें शामिल हैं। तीनों को मिला करके ये इलाका ब्रिटेन कहा जाता है। हरे रंग से इंग्लैंड है, गुलाबी रंग से वेल्स है और पीले रंग से स्कॉटलैंड है। तो ब्रिटेन यानी कि वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ है हाथों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों से बड़े पैमाने पर निर्माण करना या उत्पादन करना। औद्योगिक क्रांति के पहले जिन वस्तुओं का उत्पादन होता था ब्रिटेन में, वो हाथ से घर में बनाई जाती थी। लेकिन इस काल में ऐसे आविष्कार हुए, ऐसी तकनीकों का विकास हुआ जिससे कि अब निर्माण मशीनों से होने लगा। 1780 से 1850 के मध्य ब्रिटेन में इन वजहों से, औद्योगिक क्रांति की वजह से बहुत उद्योगों में और अर्थव्यवस्था में बहुत परिवर्तन, बहुत बदलाव और बहुत विकास हुआ। इस विकास का चरण नई मशीनों और तकनीकों के उपयोग से जुड़ा है। कहने का मतलब, जो इस काल में जो विकास हुआ, जो बदलाव आया, उसका कारण मशीन और नई तकनीकों का उपयोग था। औद्योगिक क्रांति के कुछ और भी विशेषताएं हैं, जैसे बहुत भारी पैमाने पर माल का उत्पादन होने लगा। मशीनों के उपयोग से कम समय में ज्यादा सामान उत्पादित किया जा सकता था। इस समय मशीनों के लिए शक्ति के स्रोत के रूप में भाप का इस्तेमाल किया जाने लगा। भाप जो है वो एक शक्ति का स्रोत था मशीनों के लिए। इन मशीनों के अलावा रेलवे और जहाजों की गति भी भाप के इस्तेमाल से ज्यादा तेज हो गई। इन सारी चीजों के पीछे कई आविष्कारक थे जिन्होंने नई तकनीकों, मशीनों का आविष्कार किया। लेकिन ये आविष्कारक जो हैं वो आज के तरह प्रशिक्षित साइंटिस्ट या वैज्ञानिक नहीं होते थे। ये बहुत ज्यादा ना तो पढ़े लिखे थे, ना ही ये बहुत धनवान थे। ये सिर्फ अपनी मेहनत और लगन और अपनी इमेजिनेशन की वजह से इन्होंने नई तकनीकें, नई मशीन बनाई। इन मशीनों, इन तकनीकी के प्रयोग से जब समाज में इनका प्रयोग किया गया तो समाज में कई सारे बदलाव आए। समाज का एक हिस्सा बहुत ज्यादा समृद्ध हो गया, जो कि जाहिर है उद्योग मालिक थे, और दूसरी जो हिस्सा था उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, जो कि मजदूर थे। मजदूरों का रहन सहन, मजदूरों की काम करने की जगह, रहने की जगह बहुत ही ज्यादा खराब थी और उद्योग मालिक उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि सरकार को, जब उसने देखा, सरकार ने, कि मजदूर बहुत ही बुरी स्थिति में रह रहे हैं, तो सरकार को उसको नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने पड़े। और वो कानून जो है वो मजदूरों पे और फैक्ट्रियों पे लागू किए गए, ताकि मजदूरों को एक सही तरीके से काम करने की स्थिति प्राप्त हो सके। औद्योगिक क्रांति जो शब्द है, इसका प्रयोग फ्रांस और जर्मनी में किया गया। फ्रांस में जॉर्ज मिशाले जैसे विद्वान ने और जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स ने इसका प्रयोग किया। इंग्लिश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल आर्नल्ड टॉयनबी ने किया 1760 से 1820 के मध्य ब्रिटेन में जो औद्योगिक विकास हुए उसका परिवर्तन दिखाने के लिए। उन्होंने इस संबंध में औद्योगिक क्रांति और उससे जुड़े हुए परिवर्तनों से संबंधित उन्हें कई व्याख्यान या लेक्चर दिए, जो कि 1884 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पर व्याख्यान, लोकप्रिय अभिभाषण, टिप्पणियां और अन्य अंश नाम से प्रकाशित हुए। कई इतिहासकार थे जैसे टी.एस. एश्टन, पॉल मंटू, एरिक हॉब्सबॉम, ये
टॉयनबी के इस कथन से पूरी तरीके से सहमत थे कि 1760 से 1820 के मध्य में जो परिवर्तन हुए इंग्लैंड में, उसको हम औद्योगिक क्रांति का कह सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम क्यों हुई? उसके कई सारे कारण हैं। 17वीं शताब्दी तक ब्रिटेन राजनीतिक दृष्टि से बहुत सुदृढ़ था। आप 17वीं शताब्दी तक आते आते इंग्लैंड के पास पूरी दुनिया में एक उपनिवेशों का जाल बिछा हुआ था। इंग्लैंड के दूर दूर देशों से व्यापार थे और वह व्यापारिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से बहुत सुदृढ़ था। भारत पे भी उसका अधिकार था। भारत भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश उस समय था। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में एक ही सम्राट का शासन था जो कि इंग्लैंड से शासन करता था। सारे जगहों पे, मतलब इंग्लैंड में, वेल्स में और स्कॉटलैंड में एक ही कानून व्यवस्था थी, एक ही मुद्रा प्रणाली थी और बाजार भी एक जैसा था। जो स्थानीय शासन है वो कोई कर लोगों से नहीं लेता था। और 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते वस्तु विनिमय की जगह मुद्रा प्रणाली बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो गई। अब जो है व्यापार और विनिमय मुद्रा के लेन देन से होने लगा। लोगों को जो उनकी कमाई थी, उनका जो खर्चा करने का कई विकल्प उनको प्राप्त हुए। बाजार में उनको अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीदने की सुविधा प्राप्त हुई और जब सामान की मांग बढ़ने लगी तो बाजार का भी विस्तार हुआ और जब बाजार का विस्तार हुआ और मांग बढ़ी तो उत्पादन भी बढ़ने लगा और अलग अलग तरीके की चीजों की मांग बढ़ गई। बहुत सारे जो बड़े जमींदार थे, आपने एक पूर्व पाठ में 3 वर्ग
अब एक प्रश्न आता है कि पूरी औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही सर्व क्यों हुई। उसके कई सारे कारण हैं। 17वीं शताब्दी तक ब्रिटेन राजनीतिक दृष्टि से बहुत सुदृढ़ था। आप पूरी दुनिया में एक उपनिवेश बिछा हुआ था। इंग्लैंड के दूर दूर व्यापार थे और वह व्यापारिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से बहुत सुदृढ़ था। भारत पे भी उसका अधिकार था। भारत भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में एक ही सम्राट का शासन था जो कि इंग्लैंड से शासन करता था। सारे जगहों इंग्लैंड में, वेल्स में और स्कॉटलैंड में एक ही कानून व्यवस्था थी, एक ही मुद्रा प्रणाली थी और बाजार जैसा था। जो स्थानीय शासन है लोगों से नहीं लेता था। और 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते वस्तु विनिमय की जगह मुद्रा बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो गई। अब जो है व्यापार और विनिमय मुद्रा के लेन देन से होने लगा। लोगों को जो उनकी कमाई थी, उनका जो वेतन था, वो अब मुद्रा के रूप में, वस्तुओं की जगह मुद्रा के रूप में मिलने लगा। जब उन्हें मुद्रा के रूप में मिलने लगा तो उनके पास खर्चा करने का कई विकल्प उनको प्राप्त हुए। बाजार में उनको अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीदने सुविधा प्राप्त हुई और जब सामान की मांग बढ़ने लगी तो बाजार का भी विस्तार हुआ और जब बाजार का विस्तार, मांग बढ़ी तो उत्पादन भी बढ़ने लगा। अलग अलग तरीके की चीजों की मांग। बहुत सारे जो बड़े जमींदार थे, पूर्व पाठ में 3 वर्ग पढ़ा है, उस जमींदार जो थे उन्होंने अपनी संपत्ति के आस छोटे खेत थे उनको उन्होंने खरीद करके संपत्ति में मिला लिया। जिन किसान बेच दिए वे भूमिहीन हो गए और उनके लिए कोई रोजगार का साधन गांव में नहीं रह गया। तो वो क्या करने लगे, वो शहरों की ओर पलायन करने लगे। जब वो शहर गए, वहां पे जो उद्योग स्थापित हो रहे थे वहां पे वो काम करने लगे और क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं था इसलिए वो कम से कम वेतन में भी के लिए तैयार हो जाते थे और उनकी जगह नहीं थी, इसलिए उद्योग स्थिति में रखता था। इनके पास कोई और विकल्प नहीं होने के कारण ये लोग उसी तरीके से वहां पे रहते थे। इस काल में यूरोप में कई शहरों में आबादी भी, उसका क्षेत्रफल भी बढ़ा। इन शहरों में एक महत्वपूर्ण नाम है जो कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर था। वहां पे एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था, लंदन। और लंदन वो इस समय तक आते आते नहीं बल्कि दुनिया का ही एक बहुत बड़ा बन गया था, वैश्विक महत्व का शहर बन गया था। और अब जो यूरोप से उसका केंद्र फ्रांस और इटली से हट ब्रिटेन और हॉलैंड के बंदरगाह बन गए थे। मतलब अब जो व्यापार के केंद्र थे वो ब्रिटेन था और धीरे धीरे आगे हॉलैंड से भी ज्यादा ताकतवर ब्रिटेन। हॉलैंड भी यूरोप का एक देश है। लंदन अंतर्राष्ट्रीय ऋण का केंद्र, यहाँ पे दुनिया भर को या जिन लोगों को चाहिए था व्यापार के लिए अन्य कारणों से ऋण दिया जाता था। इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के मध्य ये त्रिकोणीय व्यापार का बन गया और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कार्यालय भी खुल गए जो कि व्यापार में लिप्त थे और इंग्लैंड जो है एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। देश की वित्तीय प्रणाली का केंद्र, मतलब ब्रिटेन की वित्तीय प्रणाली का केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड था जिसकी स्थापना 1694 में हुई। 1820 तक आते आते प्रांतों में, ब्रिटेन के प्रांतों में 600 से अधिक और लंदन में ही सिर्फ 100 से अधिक बैंक थे और वित्तीय साधन या ऋण इन्हीं बैंकों से उपलब्ध कराए जाते थे। कहने का मतलब ये कि औद्योगिक क्रांति होने का एक कारण ये भी था पे ऋण या वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के बहुत सारे तरीके थे और लोग आसानी से ले सकते थे और वो उसको अपने उद्योगों में लगा सकते थे। 18वीं शताब्दी में कुल 26,000 हुए। इनमें से आधे से अधिक 1782 से 1800 के मध्य में हुए। इन आविष्कारों के कारण कई परिवर्तन आए।
इस पाठ में हम 4 बड़े परिवर्तन की चर्चा करेंगे। लौह उद्योग का रूपांतरण, कपास की कटाई, भाप की शक्ति का विकास और रेल मार्गों की शुरुआत। तो उद्योग का रूपांतरण हुआ, पहले से मौजूद था, उसको नए तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस औद्योगिक क्रांति के काल में सारे इसमें परिवर्तन आए, नई नई खोजें हुई। कपास की कटाई और बुनाई में भी था। कपास जो है उसकी कपड़े जो बनाए जाते थे, उसके अच्छे से अच्छे और ज्यादा मात्रा में कैसे कपड़े बुने जाएं, इसके लिए भी बहुत सारे आविष्कार, बहुत सारी तकनीक। भाप की शक्ति का विकास, भाप की जो उससे रेलवे में इस्तेमाल उसको किया जाने लगा और मशीनों की शक्ति का विकास किया। जब भाप की शक्ति का विकास हुआ तो फिर ज्यादा रेल मार्ग जो है और भाप से चलने वाले इंजन बने। इससे क्या हुआ, आवागमन का साधन बहुत ही अच्छा हो गया और लोग बाग कम दूसरी जगह आने जाने लगे। इससे लोगों में भी फायदा हुआ और इससे व्यापार में भी फायदा हुआ। रेल मार्गों की शुरुआत से पहले ज्यादातर स्थल मार्ग से या पानी के मार्ग जगह से दूसरी जगह आया जाया जाता था, लेकिन रेल मार्ग होने से इसमें तेजी भी आ गई, सुविधाजनक भी ज्यादा हो गया। तो ये परिवर्तन जो औद्योगिक क्रांति के काल में आए, हम उसको एक अब पढ़ेंगे। कोयला और इंग्लैंड में कोयला और लोह अयस्क, अयस्क मतलब जो लोहे का अशुद्ध रूप है, उसको खुदाई करके निकालने के बाद उसको शुद्ध करना पड़ता है। अयस्क बहुतायत मात्रा में उपलब्ध था, बहुत मिलता था इंग्लैंड में। लेकिन समस्या क्या थी कि इस्तेमाल लोहे की बहुत कमी थी। लोहे को गला करके उसकी अशुद्धियां निकाल करके शुद्ध धातु के रूप में प्रयोग किया जाता था। उसको के लिए, उसको गलाने के लिए काठ कोयले का किया जाता था। काठ कोयला मतलब जो लकड़ी का कोयला होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कई सारी समस्याएं थी। दूर एक वहां पे काठ कोयला मिलता था, वहां से भट्टी तक ले जाने में अक्सर काठ कोयले टूट जाया करते थे, वो चूरा हो जाते थे। और क्योंकि काठ कोयला बहुत उच्च नहीं पैदा कर पाता था, बहुत गर्मी नहीं पैदा, इसलिए क्या होता था कि लोहे की बहुत किस्म का उत्पादन नहीं हो पाता था। और जैसे जैसे बस्तियां बढ़ने लगी और जंगल कटने लगे, तो इंग्लैंड में काठ कोयला उपलब्ध हो गया। जंगल कटने के कारण उसकी उपलब्धता भी हो गई। इस समस्या का कि किस प्रकार से अच्छी किस्म का लोहा प्राप्त किया, शॉर्पशायर के डर्बी परिवार ने निकाला। परिवार की 3 पीढ़ियों ने धातु कर्म उद्योग में दी। ये डर्बी परिवार था, इसके 3 पीढ़ी के लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा योगदान। एब्राहम डर्बी प्रथम द्वारा धमन भट्टी का आविष्कार किया गया। इसमें कोक का उपयोग किया गया। कोक मतलब वो कोयला जिससे कि गंधक और अपद्रव मतलब जो अशुद्धियां हैं वो निकालकर इस्तेमाल करने लग गया। इस कोक में बहुत उच्च ताप करने की शक्ति थी। तो उच्च ताप जो इन भट्टियों से लोहा पिघल करके निकलता बहुत बढ़िया किस्म का होता था, मजबूत भी होता था, इसलिए उसकी लंबी ढलाई की जा सकती थी, उसकी लंबी लंबी छड़ें बनाई जा सकती थी। जब पहले जो कोयला बनता था काठ कोयले से, वो मजबूत के कारण वो क्या होता था, टूट जाता था। लेकिन अब ये बहुत मजबूत कोयला लोहा होने के कारण इसकी भी की जा सकती थी। ये देखें आप, ये धमन भट्टी है जो कि एब्राहम डर्बी प्रथम ने बनाई थी और किया गया। एब्राहम डर्बी द्वितीय ने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास। ढलवा लोहा यानी कच्चा लोहा, उसकी जगह उसने शुद्ध विकास किया। हेनरी कोट नामक एक आविष्कार आलोड़न भट्टी यानी पिघले लोहे से अशुद्धियां दूर करने हेतु एक भट्टी बनाई जिसका नाम था आलोड़न भट्टी। और उसने बेलन मिल का भी आविष्कार किया। बेलन मिल, जैसे हम बेलन से बेल करके कोई चीज बनाते हैं, उसी तरीके से इस बेलन मिल से इस्तेमाल करके लोहे की लंबी छड़ें बनाई। ये जो आलोड़न भट्टी से निकला हुआ लोहा था, ये बहुत टिकाऊ था और बहुत मजबूत था, इसलिए अब लोहे की अनेक वस्तुएं बनाना संभव। ये आप देखें, आलोड़न भट्टी है,
की तस्वीर है और ये बेलन मिल है। आप देखो कैसे बन रही हैं, क्योंकि ये लोहा बहुत मजबूत था, तो इससे छड़े बनाना बहुत आसान हो गया था। विल्किंसन नामक आविष्कारक ने सर्वप्रथम लोहे की कुर्सियां बनाई, शराब के भट्टियों के लिए टंकियां भी बनाई। उसने पहली बार ऐसी पाइपें बनाई और उनको पेरिस में इस्तेमाल किया गया, जो कि फ्रांस की राजधानी है। वहां पे पानी की आपूर्ति इन पाइपों से की जाने लगी। एब्राहम डर्बी तृतीय ने दुनिया का लोहे का पुल बनाया। ये तीसरा एब्राहम डर्बी था। इसने लोहे का पहला पुल बनाया, नदी पर स्थित था। अब लोहे का पुल जो कि नदी पे है, कोल रुगडेल नाम की जगह ये पुल बनाया गया था। एब्राहम डर्बी तृतीय। 1800 से 1830 के मध्य ब्रिटेन में लौह उद्योग का उत्पादन 4 गुना, और 1848 तक आते आते ये स्थिति हो गई कि इंग्लैंड या ब्रिटेन में जितना लोहा पिघलाया जाता था, पूरी दुनिया में पिघलाए जाने वाले लोहे से उसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी। और ये देखिए कि चीजें बनने लग जब लोहा बहुत लगा तो बहुत कलात्मक तरीके की चीजें बनाई जाने लगी, और वो लोहा जो है अच्छी की वजह से अब बहुत सारी जगहों पे उपयोग होने लगा। अब इसके पहले लकड़ी का उपयोग बहुत सारी जाता था, और लकड़ी जो है धीरे धीरे खराब हो, उसका उपयोग बंद करके अब ज्यादातर जगह लोहे का उपयोग किया जाने लगा। हो सकता है पहले कुर्सी बनाई जाती रही हो, लेकिन ये देखा गया कि लोहे की कुर्सी ज्यादा ताकतवर, ज्यादा टिकाऊ रहेगी, तो ये इस तरीके से कुर्सियां बनाई जाने लगी। एक और परिवर्तन बहुत आया है इस काल में औद्योगिक क्रांति के, जो कि कपास की कताई और बुनाई। ब्रिटेन में कपड़े सन और ऊन से, सन एक तरीके का पौधा होता है, उसके रेशे निकलते से कपड़े बुने जाते थे, और ऊन आप जानते हैं भेड़ से प्राप्त होता है। 7वीं शताब्दी तक जब भारत में ब्रिटेन का व्यापार शुरू हो गया था, में आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उन्होंने व्यापार भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था। महंगे दाम के सूती कपड़े भारत से बन करके इंग्लैंड जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब ईस्ट इंडिया पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो उन्होंने कपड़े के साथ साथ कपास का भी निर्यात यहां से, इस कपास को इंग्लैंड में कताई में इस्तेमाल किया जाता था। कताई मतलब कपास धागा बनाना, और बुनाई मतलब उस धागे से कपड़ा बुनना। 18वीं सदी का काम बहुत मेहनत का और बहुत धीमा होता था, क्योंकि इसको करना पड़ता था। घरों में ही ये होता था और ज्यादातर स्त्रियां ही ये काम करती थी। वो अपने दिन भर का काम खत्म करके और इस तरीके से धागे बनाने का काम करती थी। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि वो धागा इतनी कम बनता था, इतनी कम स्पीड में बनता था, कपड़े बुनने वाले बुनकर को वो धागे 10 कताई करने वालों की जरूरत पड़ती थी। जब तक वो धागा बनता रहता था, तब तक बुनकर इंतजार में खाली बैठे रहते थे। जॉन के नामक एक आविष्कारक ने 1733 में एक उड़न तुरी करघे नामक एक मशीन का आविष्कार किया। इस करघे में कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा, लेकिन अधिक चौड़ा कपड़ा बनने के लिए क्या हो गया कि धागे की ज्यादा आवश्यकता पड़ने लगी, तो इसकी कताई की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत होने लगी। तो इसके लिए ये देखिए आप, उड़न तुरी करघे का ये चित्र है। तो जब ज्यादा धागे की जरूरत पड़े, एक और मशीन का आविष्कार हुआ जिससे कताई कहा जाता है। ये जेम्स हारग्रीव्स ने इसका आविष्कार किया था। इस पर अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे और इससे क्या हो गया, चौड़ा कपड़ा ज्यादा बुनने के लिए अब धागा में और जल्दी जल्दी उपलब्ध होने लगा। देखें, कताई मशीन है। रिचर्ड आर्कराइट ने एक मशीन किया जिसको वाटर फ्रेम कहते हैं। इसमें अब पहले से और अधिक मजबूत धागा बनने लगा, और इस मशीन में धागा बनाने के लिए बिना लिनन मिलाए, लिनन एक तरीके के वस्त्र तरीके के धागे का नाम है, पहले इसमें लिनन मिला धागा बनाया जाता था, लेकिन अब बिना सिर्फ सूती धागे से सूती कपड़ा बनाया वाटर फ्रेम की मदद से।
ये आप देखें वाटर फ्रेम है, ये ओरिजिनल डिजाइन है जो उन्होंने मशीन की। सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल का निर्माण किया। इससे जो कता हुआ धागा होता था वो बहुत मजबूत और बहुत बढ़िया होता था। कैसे आप देखोगे बच्चों कि एक के बाद एक कपास के उद्योग में, कपड़ा बुनने के उद्योग में ऐसे आविष्कार हुए जिससे मजबूत धागा, कपड़े की बुनाई होने लगी। म्यूल का चित्र है। ने पावर लूम का निर्माण किया। जब भी धागा टूट जाता था तो पावर लूम काम करना बंद कर देता था और इससे जो नुकसान होता था वो, और इस पावर लूम में किसी भी प्रकार के धागे से बुनाई की जा सकती थी। ये 87 में एडमंड कार्टराइट ने ये पावर लूम का निर्माण किया था। ये देखें तस्वीर है। कताई का कार्य पहले जैसा मैंने बताया घर पे ही होता था। महिलाएं अपने खाली समय में कताई का काम करती थी, लेकिन अब ये घरों से हटकर कारखानों में चला गया। और ये जो कारखानों में जाने पे ये उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में और बच्चों पर ही निर्भर हो गया। ज्यादातर स्त्रियां और बच्चे ही इन कारखानों, कटाई और बुनाई का कारखाना था, स्त्री और बच्चे काम करते थे। अब घर के काम के अलावा उद्योगों में जा करके काम करती थी और बच्चे भी झुटपन से उनको उन उद्योगों में काम में लगा दिया जाता था। तो बच्चों ये इतना भाग पढ़ेंगे, एक बार हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है कि जो पहले काम हाथ से होता था उसके लिए अब मशीन से ज्यादा मात्रा में सामान बनने लग गया है ना। औद्योगिक क्रांति कहेंगे 1760 से 18 के बीच का जो ब्रिटेन का काल है, ब्रिटेन में ये औद्योगिक क्रांति हुई। और ब्रिटेन ही क्यों? क्योंकि ब्रिटेन बहुत ताकतवर, कोयला लोहा वहां मिलता था, व्यापार विनिमय आर्थिक स्थिति ब्रिटेन अच्छी थी, ऋण प्राप्त होता था, इस तरीके से मिलता था। लंदन शहर जो है वो पूरे व्यापार का केंद्र था। बहुत सारे कंपनियों के ऑफिस वहां पे थे और लंदन से व्यापार के जो रास्ते हैं, व्यापार जो है वो पूरी दुनिया था। कोयला और लोहे में सबसे पहले बहुत बर्तन आए। अच्छे से अच्छी किस्म का लोहा बनाने के लिए कई सारी मशीनों के आविष्कार हुए। कई सारे लोगों ने कई सारी तकनीकों का आविष्कार किया जिससे अब लोहा बहुत मजबूत किस्म का और बहुत अच्छे किस्म का होने लगा, जिससे कि बहुत ऐसी चीजें बनने लग गईं जिनको की बहुत इस्तेमाल किया जाता था, कि बहुत मजबूती। तो लोहा और कपास की कताई और बुनाई भी की जाने लगी। ज्यादा से ज्यादा कपास अब और उसकी कताई और बुनाई इंग्लैंड में ज्यादा मात्रा में कपड़ा बुना, अच्छे किस्म का कपड़ा बुना जा सके, इसके लिए बहुत सारी नई नई तकनीकों का विकास किया गया और ये कई सारे आविष्कारकों ने इसके विकास, ज्यादा मात्रा में धागा बने, बहुत मजबूत धागा बने और उससे बहुत अच्छी कपड़े की बुनाई हो, इसके लिए कई सारी जो है वो आविष्कार किए गए। अब ये मैंने आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न, ये आप अपनी कॉपियों में लिखिएगा। एक तरीके से गृह कार्य है, अगर आपके पास किताब हो तो उसकी भी मदद आप ले सकते हैं। तो पहला है क्रांति की विशेषताएं लिखिए। औद्योगिक क्रांति की विशेषताएं: कम समय में ज्यादा सामान का उत्पादन होने लगा, कई सारे आविष्कार सामने आए, औद्योगिक क्रांति में मशीनों का इस्तेमाल हुआ, तकनीकों का इस्तेमाल हुआ, व्यापार बढ़ गया, समाज में बहुत सारी असमानताएं आ गईं, एक वर्ग बहुत अमीर हो गया, एक वर्ग नहीं हुआ, जो मजदूर लोग उनको उनकी बहुत बुरी स्थिति हो गई, बहुत ही खराब स्थिति में इन उद्योगों के आसपास बसे हुए जगहों पे रहना पड़ता था। तो ये औद्योगिक क्रांति की विशेषताएं हैं। औद्योगिक क्रांति में क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन जो है राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध था उस समय में, और ब्रिटेन के पास काफी आर्थिक शक्ति भी थी। ब्रिटेन के पास जो है वेल्स और स्कॉटलैंड का इलाका है,
एक ही राजा के अधीन था, वहां पे कर नहीं देना पड़ता था, ऋण की समस्या नहीं थी, ऋण बहुतायत में उपलब्ध था। लंदन जो है वो दुनिया भर का एक व्यापार का केंद्र था। लंदन जो है ब्रिटेन का क्या कह लो आपकी उसकी राजधानी थी। तो इन सारी वजहों से सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही क्रांति हुई। लोहे और कोयले के क्षेत्र में नए आविष्कार हुए। तो लोहे और क्षेत्र में कई सारे आप आविष्कार बता सकते हो, जैसे कि आप ये बता सकते हो पवन भट्टी का आविष्कार हुआ, द्वितीय डर्बी या अब्राहम डर्बी द्वितीय, पिटवा ढलवा लोहे से पिटवा लोहा, भट्टी, बेलन मिल, इन सारी चीजों का आविष्कार हुआ। और किस तरीके से सर्वप्रथम पुल बनाया गया, किस तरीके से गए, ये सारी चीजें आप इसमें बता सकते। कपास की कताई और बुनाई में क्या नए आविष्कार हुए? की कताई और बुनाई में भी कई सारे मशीन तकनीकों का आविष्कार हुआ। उड़न तुरी कर जो है आपकी एक नई मशीन बनी, कताई मशीन, वाटर के कई सारे आपकी तकनीक और मशीनें बनाई गई। और इससे कपास की कताई और बुनाई जो है वो बहुत जल्दी, बहुत तेजी से होने लगी और बहुत अच्छी किस्म का कपास का कपड़ा इंग्लैंड में खुद बनने लग गया। इसमें आप ये भी बता सकते हो कि जो आविष्कार हुए, इससे कताई और काम अब घर की जगह पे उद्योगों में जा करके महिलाओं को और बच्चों को अब काम करना पड़ता था। जो महिलाएं पहले घर में ही ये कताई का काम करती थी, वे अब उद्योगों में जा करके ये कताई और बुनाई का काम करने लगी। तो कताई और बुनाई के काम में भी बहुत सारे नए आविष्कार हुए। अगला भाग बच्चों आगे पढ़ेंगे।